क्या कभी हमारे मन में ये विचार आया है कि जिस सड़क पर हम रोज चलते हैं या जो टैक्स हम अपनी मेहनत की कमाई से चुकाते हैं, वो सब सरकार के इस विशाल तंत्र में आखिर फिट कैसे बैठता है? तो आइए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी बात की गहराई में उतरते हैं। हम समझेंगे कि सरकार अपना पैसा कैसे इकट्ठा करती है और फिर उसे कैसे खर्च करती है। अर्थशास्त्र का नाम सुनते ही अक्सर लगता है कि यार ये तो बहुत जटिल होगा, है ना? लेकिन देखिए, अगर हम इसे एक सही ढांचे में ढाल लें तो ये न केवल एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी सीधा जुड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहला, सरकारी बजट प्राप्तियों को समझना। दूसरा, कर और गैर कर राजस्व। तीसरा, पूंजीगत प्राप्तियों की व्याख्या। चौथा, सरकारी व्यय को डिकोड करना। और अंत में 5वां, सरकारी बजट के प्रकार। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही सटीक रोड मैप पर आधारित है जो हमें इस पूरे बजट के सफर में गाइड करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। भाग 1, सरकारी बजट प्राप्तियों को समझना। आगे आने वाली किसी भी आर्थिक अवधारणा को समझने से पहले हमें कुछ एकदम बुनियादी नियम तय करने होंगे। यही वो नींव है जो ये तय करेगी कि सरकार के खजाने में आने वाला एक एक पैसा आखिर किस बक्से में रखा जाएगा। अब सबसे अहम बात यह है कि हम इस सुनहरे नियम को अच्छे से समझ लें। ध्यान दीजिएगा, राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स ना तो कोई नई देनदारी या लायबिलिटी पैदा करती हैं और ना ही किसी संपत्ति या एसेट को कम करती हैं। ये हुआ हमारा ना तो ना ही का नियम। इसके बिल्कुल उलट, पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट्स या तो कोई देनदारी पैदा करेंगी या फिर किसी संपत्ति को कम करेंगी। ये हुआ हमारा या तो या का नियम। अर्थशास्त्र में ये 2 नियम पूरे सरकारी बजट का असली आधार हैं। इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए। भाग 2, कर और गैर कर राजस्व। चलिए, अब हमारे उसी ना तो ना ही नियम के तहत आने वाली पहली बड़ी कैटेगरी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये व्यवहार में कैसे काम करता है। जब कोई इंसान मेहनत से पैसे कमाता है तो उसकी उस आय पर जो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स लगता है, उसका बोझ वो किसी दोस्त या पड़ोसी पर नहीं डाल सकता। मतलब जो कमाएगा वही टैक्स चुकाएगा। कर चुकाने का ये पूरा बोझ सीधे तौर पर उसी कमाने वाले की जेब पर पड़ता है। इसे ही हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं और ये प्रगतिशील होता है, यानी जिसकी कमाई जितनी ज्यादा होगी उस पर टैक्स का भार भी उतना ही ज्यादा होगा। एकदम सीधा हिसाब है। और यहीं पर अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क बहुत खूबी से समझ आता है। जहां प्रत्यक्ष कर सीधे आपकी आमदनी को निशाना बनाते हैं, वहीं जीएसटी जैसा अप्रत्यक्ष कर तब लगता है जब कोई कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है। मान लीजिए बाजार से 1000 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा जा रहा है। अब उस पर 180 रुपये का टैक्स और जुड़ गया। दुकानदार बड़ी आसानी से ये टैक्स का बोझ सीधा ग्राहक पर शिफ्ट कर देता है। और सबसे खास बात, ये टैक्स हर किसी पर एक समान रूप से लागू होता है, चाहे कोई बहुत अमीर हो या कोई आम इंसान। लेकिन सरकार सिर्फ टैक्स से ही नहीं कमाती। करों से परे सरकार हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों से गैर कर राजस्व भी जुटाती है। अब जरा सोचिए, राज्यों को दिए गए लोन पर जो ब्याज मिलता है या फिर सड़क पर बिना हेलमेट स्कूटर चलाने पर जो चालान कटता है, ये सब भी तो सरकार की ही प्राप्तियां हैं। और याद है ना हमारा नियम, ये सारी चीजें ना तो सरकार की कोई देनदारी बढ़ाती हैं और ना ही उसकी किसी संपत्ति को कम करती हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी रहस्यमयी अवधारणा आती है जिसे राजगामिता या इश्शीट कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी वारिस या वसीयत के अपनी संपत्ति छोड़ जाता है, तो उस संपत्ति का आखिर होता क्या है? होता यह है कि वो स्वतः ही यानी अपने आप सरकार के नाम हो जाती है। यह सरकार के लिए एक बहुत ही अनोखा गैर कर राजस्व है ना? काफी रोचक बात। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है विशेष मूल्यांकन का। इसे ऐसे समझिए कि सरकार ने किसी इलाके के पास एक नया शानदार हवाई अड्डा बना दिया। अब जाहिर है वहां की जमीनों के दाम रातों रात 1 लाख रुपए से उछलकर 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ऐसे में यह विशेष मूल्यांकन इस बात को सुनिश्चित करता है कि उस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सरकार को भी वापस मिले। और क्योंकि इससे सरकार की ना तो कोई संपत्ति कम हो रही है और ना ही कोई देनदारी बन रही है, इसलिए ये पूरी तरह से हमारे उसी ना तो ना ही वाले नियम के ही दायरे में आता है। भाग 3, पूंजीगत प्राप्तियों की व्याख्या। चलिए, अब ना तो ना ही वाले इलाके से बाहर निकलते हैं और अपने विश्लेषण को पूंजीगत प्राप्तियों के उस या तो या वाले ढांचे की तरफ ले चलते हैं। देखिए, ये कोई रोज रोज होने वाली घटनाएं नहीं हैं। ये बहुत बड़ी और अनियमित घटनाएं हैं जहां सरकार को एक तरह का भारी समझौता या ट्रेड ऑफ करना पड़ता है।
राजस्व प्राप्तियों के बिल्कुल उलट इनकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार को या तो अपने सिर पर एक नया कर्ज लेना पड़ता है या फिर उसे अपने किसी बहुमूल्य संसाधन या संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। संपत्ति को कम करने का एक एकदम सटीक उदाहरण है विनिवेश, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये तब होता है जब राज्य अपनी किसी सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि किसी सरकारी हवाई अड्डे या कारखाने के शेयर, प्राइवेट कंपनियों को बेच देता है। अक्सर सरकार ऐसा तब करती है जब उसे किसी बड़ी परियोजना के लिए तुरंत भारी भरकम पूंजी की जरूरत होती है। पैसा तो खजाने में तुरंत आ जाता है, लेकिन बदले में सरकार की वो संपत्ति कम हो जाती है। इन प्राप्तियों के भी कई स्रोत हैं, चाहे बाजार से पैसा उधार लेना हो या किसी राज्य को दिए गए पुराने लोन की वसूली करके अपनी संपत्तियों को कम करना हो। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जो हम छोटी छोटी बचतें जमा करते हैं, बिल्कुल एक गुल्लक की तरह, वे भी सरकार के लिए एक तरह की देनदारी ही बन जाती हैं, क्योंकि सरकार को वो पैसा बाद में ब्याज सहित लौटाना होता है। तो ये सारे काम हमारे या तो या वाले पूंजीगत नियम में एकदम सटीक बैठते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और लाजमी सवाल उठता है, टैक्स, संपत्तियों की बिक्री और भारी भरकम उधार के जरिए जो ये इतना विशाल फंड इकट्ठा किया गया है, सरकार आखिर इसे रणनीतिक रूप से खर्च कैसे करती है? ये समझना कि पैसा सिस्टम के अंदर कैसे आता है, स्वाभाविक रूप से हमें इस एक्सप्लेनर के अगले और शायद सबसे अहम पड़ाव की ओर ले जाता है। भाग 4, सरकारी व्यय को डिकोड करना। चलिए अब इस बात की गहराई में उतरते हैं कि सरकार पैसे खर्च कैसे करती है। और मजे की बात यह है कि नकदी के बाहर जाने पर भी हम उन्हीं तार्किक नियमों को लगाएंगे जिन्हें हमने पैसे के आने पर इस्तेमाल किया था। इस पूरे फ्रेमवर्क की सबसे खूबसूरत बात बताए क्या है? इसकी निरंतरता। अर्थशास्त्र का यह नियम एकदम शीशे की तरह साफ है। जब सरकार अपना पैसा खर्च करती है तो हमारे वही ना तो, ना ही और या तो या वाले नियम बिल्कुल उसी तरह से व्यय यानी खर्चों को बांटने में भी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। तो यहाँ सबसे मुख्य बात इस अंतर को समझना है। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देना एक राजस्व व्यय है। ये कोई नई भौतिक संपत्ति या एसेट नहीं बनाता, बस आज के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है। वहीं दूसरी तरफ एक विशाल बांध का निर्माण करना पूंजीगत व्यय है। ये एक ऐसा निवेश है जो लंबे समय तक चलने वाला एक सार्वजनिक मूल्य बनाता है और आने वाले कल की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत ताकत देता है। भाग 5, सरकारी बजट के प्रकार। अब जब हमने नकदी के आने और जाने दोनों रास्तों को अच्छे से समझ लिया है, तो अंतिम चरण आता है राज्य की कुल वित्तीय स्थिति की गणना करना। और यहीं से हमें बजट के मुख्य प्रकार मिलते हैं। सबसे पहले आता है संतुलित बजट। ये एक तरह के पूर्ण संतुलन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना पैसा इकट्ठा किया गया, ठीक उतना ही पैसा खर्च भी किया गया। लेकिन क्या आज की तेजी से दौड़ती आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा होना मुमकिन है? सच कहें तो नहीं। जमीनी हकीकत में ऐसी स्थिति देखने को मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसके बिल्कुल उलट होता है एक अधिशेष बजट या सरप्लस बजट। यह एक अत्यधिक लाभदायक अवधि को दिखाता है, जहां सरकार अपने कामकाज के लिए जरूरी खर्चों से कहीं ज्यादा राजस्व इकट्ठा कर लेती है। जब ऐसा होता है तो सरकार इस बचे हुए अतिरिक्त धन का इस्तेमाल अक्सर अपने पुराने कर्जों को चुकाने में करती है, जिससे भविष्य के लिए उसकी देनदारियां काफी कम हो जाती हैं। और अंत में आता है घाटे का बजट, यानी डेफिसिट बजट। ये तब होता है जब खर्चे कमाई से कहीं आगे निकल जाते हैं और यहीं पर आकर पूरा चक्र वापस उसी बिंदु पर आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। इस स्थिति में सरकार को मजबूर होकर अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्हीं पूंजीगत प्राप्ति वाले उधारों और कर्जों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना पड़ता है, जिनकी हमने कुछ देर पहले इतनी विस्तार से चर्चा की थी। और बस यहीं पर यह एक्सप्लेनर हमें भविष्य की अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार दे जाता है। यदि आज की अर्थव्यवस्थाएं लगातार इसी तरह घाटे के बजट पर चलती रहें, तो क्या उधार लेने का ये जो या तो या वाला नियम है, वो एक बिंदु पर जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरी तरह से असंतुलित और एक ऐसी देनदारी नहीं बन जाएगा जिसे चुकाना नामुमकिन हो? इस पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.